નમસ્કાર સજ્જનો, સ્વાગત છે આપનું. સજ્જનો, રીચ ડેડ પુઅર ડેડ જે બેસ્ટ સેલર બુક રહી છે, જેનો આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, तो અહીંથી ચર્ચા આપણે આગળ વધારીશું. इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने दो छोटे लड़कों को आसान शब्दों में बताया. संपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती है. अच्छी, सरल और उपयोगी परिभाषा. अब जब कंपनियों और दायित्व संपत्तियां और दायित्वों के रेखा चित्रों के माध्यम से समझा दिया गया है, तो मेरी परिभाषाओं के शब्दों में समझना ज्यादा आसान हो सकता है. संपत्ति वह चीज है जो मेरी जेब में पैसे डालती है. दायित्व वह चीज है जो मेरे जेब से पैसे बाहर निकालती है. आपको दरअसल बस इतना ही जानने की जरूरत है. अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस जिंदगी भर संपत्तियां खरीदते रहो. अगर आप गरीब या मध्यम वर्गीय बनना चाहते हैं तो जिंदगी भर दायित्व खरीदते रहो. चाहे शब्दों की हो या अंकों की, निरक्षरता ही वित्तीय संघर्ष की जड़ है. अगर लोगों को आर्थिक मुश्किलें आ रही है तो इसका मतलब है कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे समझ या पढ़ नहीं पा रहे हैं. अमीर लोग इसलिए अमीर है क्योंकि वे इस मामले में पैसे की तंगी झेलने वाले लोगों से ज्यादा साक्षर है. इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को कायम रखना चाहते हैं तो वित्तीय दृष्टि से साक्षर होना महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी. रेखा चित्रों में जो तीर लगे हैं वे नकदी के प्रवाह या कैश फ्लो की दिशा बताते हैं. सिर्फ अंकों से ही पूरी बात समझ में नहीं आती है. जिस तरह के संदर्भ में बाहर शब्दों का अर्थ गुम हो जाता है, महत्वपूर्ण तो यह कहानी है जो अंक या शब्द बता रहे हैं. किसी भी वित्तीय रिपोर्ट के अंकों को पढ़ना कहानी खोजने की तरह है. पैसा किस ओर जा रहा है, इस बात की कहानी. 80% परिवारों की वित्तीय कहानी यह होती है कि वे आगे बढ़ने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं. बहरहाल उनकी यह कोशिश बेकार जाती है क्योंकि वे अपना जीवन संपत्तियां खरीदने के बजाय दायित्व खरीदने में लगा देता है. जाहिर है इन सभी रेखा चित्रों को कुछ ज्यादा ही सरल बनाया गया है. हर एक को जिंदा रहने के लिए बहुत से काफी खर्च करने पड़ते हैं. हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है. ये रेखा चित्र बताते हैं कि गरीब, मध्यम वर्गीय और अमीर आदमियों के जीवन में पैसा किधर से आता है और किधर जाता है. कैश फ्लो ही यह कहानी बताता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे को कैसे संभालता है. मैंने यह अध्याय अमेरिका के सबसे अमीर लोगों से शुरू किया था. इसके पीछे उद्देश्य यह था कि मैं लोगों की इस आम सोच को गलत साबित करूं कि पैसा सारी समस्याओं को सुलझा देता है. इसलिए मैं सिहर जाता. जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि फटाफट अमीर कैसे बना जाए या उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए, मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं इसलिए मुझे ज्यादा पैसे कमाना है. लेकिन प्राय ज्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती है. वास्तव में इससे समस्या बढ़ सकती है. पैसा अक्सर हमारी दुखद इंसानी कमजोरियों व खामियों को उजागर कर देता है और हमारे ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालता है जिससे हम अनजान रहते हैं. इसलिए जब किसी व्यक्ति को अचानक भारी दौलत मिल जाती है, मान ले विरासत, भारी वेतन वृद्धि या लॉटरी के कारण, तो बहुधा जल्दी ही वह पहले जैसे या उससे भी बुरे वित्तीय झमेले में पहुंच जाता है. पैसा सिर्फ आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को ज्यादा उजागर करते हैं. अगर आपका पैटर्न पूरी कमाई को खर्च करने का है तो संभावना इस बात की है कि आपके आमदनी बढ़ने पर आपके खर्च भी बढ़ जाएंगे. इसलिए यह कहावत बनी है, मूर्ख और उसका पैसा एक बड़ा जश्न है. मैंने कई बार कहा है कि हम स्कूली और पेशेवर योग्यताएं हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं. निश्चित रूप से यह दोनों ही महत्वपूर्ण है. अपनी पेशेवर योग्यताओं से ही हम पैसे कमाना सीखते हैं. 1960 के दशक में मैं हाई स्कूल में था. तब अगर कोई पढ़ने में होशियार होता था तो यह माना जाता था कि वह होनहार विद्यार्थी आगे चलकर डॉक्टर बनेगा.
क्योंकि इसी पेशे में सबसे ज्यादा पैसों का वादा नजर आता है। आज डॉक्टर ऐसी वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगा। बीमा कंपनियां कारोबार को नियंत्रित कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन, शासकीय हस्तक्षेप और अदालतों में मुआवजे के दावे। आज बच्चे मशहूर खिलाड़ी, फिल्म सितारे, रॉक स्टार्स, ब्यूटी क्वींस या सीईओ बनने चाहते हैं क्योंकि शोहरत, पैसा और रुतबा वहीं पर है। इसी कारण आज स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना इतना मुश्किल है। वे जानते हैं कि पेशेवर सफलता का अब शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है जैसा कभी था। क्योंकि स्कूल कॉलेज से निकलते वक्त विद्यार्थियों के पास वित्तीय योग्यताएं नहीं होती, इसलिए लाखों करोड़ों शिक्षित लोग अपने पेशे में जो सफल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसों की तंगी झेलते रहते हैं। ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद भी वे अपनी समस्याओं से नहीं उबर पाते। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, कमी तो यह है कि उन्हें पैसे का प्रबंधन करना नहीं सिखाया गया। इसे वित्तीय योग्यता कहा जाता है। पैसा कमाने के बाद उनके साथ क्या किया जाए, इसे दूसरे लोगों के कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसे ज्यादा लंबे समय तक अपने पास कैसे रखा जाए और उस पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। ज्यादातर लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि उनके सामने पैसों की समस्या इसलिए है क्योंकि वे कैश फ्लो को नहीं समझते। हो सकता है कि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित और अपने पेशे में सफल तो हो, लेकिन वित्तीय दृष्टि से निरक्षर हो। ये लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन यह नहीं सीखा कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। मेहनती लोगों की आम कहानी तक तयशुदा ढरे पर चलती है। नव विवाहित, खुश और उच्च शिक्षित पति पत्नी किराए के एक संकरे अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। तुरंत ही उन्हें लगने लगता है कि वे पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोग एक अकेले व्यक्ति जितने ही खर्च में रह सकते हैं। समस्या यह है कि अपार्टमेंट छोटा है। अपने सपनों का मकान खरीदने के लिए वे पैसे बचाने का निर्णय लेते हैं ताकि उनके बच्चे हो सके। अब उनके पास दो आमदनियां हैं और वे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है, उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। टैक्स ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा खर्च होता है। कई लोग सोचते हैं कि यह इनकम टैक्स है, लेकिन अधिकतर अमेरिकी लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सामाजिक सुरक्षा टैक्स। कर्मचारी को लगता है कि सामाजिक सुरक्षा टैक्स और मेडिकेयर टैक्स कुल मिलाकर लगभग 7.5% होता है, लेकिन वास्तव में यह 15% होता है, क्योंकि आपके नियोक्ता को भी सामाजिक सुरक्षा टैक्स में अपना हिस्सा मिलाना होता है। सारांश यह है कि यह वह पैसा है जो नियोक्ता आपको नहीं दे सकता। इससे भी बढ़कर आपके वेतन में से जो सामाजिक सुरक्षा टैक्स का पैसा काटा गया है और जो पैसा आपको मिलने से पहले ही सीधे सामाजिक सुरक्षा टैक्स में चला गया, उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। युवा पति पत्नी की ओर लौटते हैं। उनकी आमदनी बढ़ रही है, इसलिए वे अपने सपनों का मकान खरीदने का निर्णय लेते हैं। एक बार जब वे अपने मकान में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नया टैक्स लगने लगता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। फिर वे अपने नए घर से मेल खाती नई कार, नया फर्नीचर और नए उपकरण खरीद लेते हैं। अचानक वे जागते हैं और पति पत्नी है कि उनकी दायित्व वाला कॉलम मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड कर्ज से भर चुका है। उनके दायित्व बहुत बढ़ चुका है। अब वे चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। बहुत जल्दी ही एक बच्चा हो जाता है और वे पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। यह प्रक्रिया खुद को दोहराती है। ज्यादा ऊंची आमदनी की वजह से ज्यादा ऊंचे टैक्स लगते हैं, जिसे सबसे ऊंची टैक्स दर में पहुंचना भी कहा जाता है। तभी उन्हें डाक में एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं। उस पर वे जितना कर्ज ले सकते हैं उतना ले लेते हैं। कुछ समय बाद एक लोन कंपनी फोन करके कहती है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी उनके मकान का मूल्य बढ़ गया है। चूंकि उनके कर्ज लेने की पात्रता बहुत अच्छी है,
इसलिए कंपनी उनके सामने एकीकृत ऋण का प्रस्ताव रखती है और उन्हें बताती है कि समझदारी उसी में है कि वे ऊंचे ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण से पीछा छुड़ा ले और अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका दे। उनके अलावा वे मकान के कर्ज पर जो ब्याज देंगे उस पर उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। वे मान जाते हैं और ऊंची ब्याज दरों वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। अब वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण को होम मोर्गेज में बदल दिया है। उनकी किस्तें कम हो जाती हैं क्योंकि वे अपने कर्ज की अवधि को बढ़ाकर 30 साल कर लेते हैं। यही चतुराई भरा तरीका है। उनका पड़ोसी उन्हें खरीदारी पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है। वे खुद से वादा करते हैं कि वे बस दूर से देखेंगे, लेकिन फिर भी वे अपना क्रेडिट कार्ड साथ ले जाते हैं ताकि वक्त जरूरत काम आए। मैं इस युवा पति पत्नी से हर समय मिलता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं, लेकिन पैसे की तंगी वही की वही रहती है। वे मेरी बातें सुनने के लिए मेरे भाषणों में आते हैं। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए? वे यह नहीं समझ पाते कि समस्या दरअसल यह है कि वे अपने पास मौजूद पैसों को कैसे खर्च करने का चयन करते हैं। यह समस्या वित्तीय निरक्षरता के कारण उत्पन्न हुई है। यह इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फर्क को नहीं समझते हैं। सज्जनों, जो आपने चर्चा पसंद આવતી હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરતા રહેશો। આજની ચર્ચા એ પૂરી કરીએ છીએ। આગળની ચર્ચા અનુસંધાનને વિડીયોમાં પૂરું કરશું। નમસ્કાર।